जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्पाइन में। आज हम देखिए 8th ग्रेड वर्क बुक अपनी क्लास 8 की हिंदी विषय की बुक है, इसे कैसे भरते हैं। देखिए इसमें देखिए आपको बिल्कुल साफ साफ नज़र आएगा। शायद ही कोई ऐसी यूट्यूब पर वीडियो होगी जिसमें इतना क्लियर से दिखे। इसे हम चाहते तो अपनी बुक में से पेन से भी लिख सकते थे, लेकिन उसमें छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं और हम नहीं चाहते कि किसी भी स्टूडेंट की कोई भी गलती हो। तो इसमें हमने आपके लिए टाइप करके रखा है और इसमें इस पीडीएफ को देखिए बहुत अच्छे से समझाएंगे आपको। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 है अपना। क्वेश्चन नंबर 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है। ये सबसे पहले देखिए, ये सभी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इसका प्रश्न क्रमांक 1 है, वर दे बीड़ा वादिनी वर दे। पंक्ति में कौन सा अलंकार है, आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। ए है उपमा, बी अनुप्रास, सी यमक, डी श्लेष। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ए उपमा। तो आपको लिखना है इसके उत्तर में उपमा। प्रश्न क्रमांक 2 है, अमृत शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, यानी अमृत को क्या कहते हैं, अमृत का पर्यायवाची क्या है। ए गरल, बी अमर, सी अमीय, डी गहन। तो इसमें हो जाएगा आपका सी, यानी जो अमी है वो अपना अमृत का पर्यायवाची है। तो इसके उत्तर में लिखना है सी अमीय। अगला प्रश्न क्रमांक 3 है, बीड़ावादिनी किसे कहते हैं, यानी बीड़ावादिनी किसे कहते हैं। ए लक्ष्मी जी को, बी दुर्गा जी को, सी पार्वती जी को, या डी सरस्वती जी को। तो बीड़ावादिनी बोलते हैं सरस्वती जी को। तो इसमें अपना आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न क्रमांक 4 है, कवि किसे जगमग करने को कह रहा है, यानी जो कवि है इस कविता का वो किसे जगमग करने को कह रहा है। ए स्वयं को, बी संसार को, सी घर को, या डी विद्यालय को। तो इसमें लिखना है आपको अपना राइट आंसर है, यानी संसार को। इसे हम क्लियर करते हैं जिससे आप सही से देख के लिख सकते हो, यानी इसे हम क्लीन करते हैं। तो देखिए ये अपना 1 2 3 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आगे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। अति लघुत्तरीय प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 5 है, कवि स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कह रहा है, यानी कवि जो है वो स्वतंत्रता का मंत्र कहाँ भरने की बात कह रहा है। तो कवि स्वतंत्रता का मंत्र भारत में भरने की बात कह रहा है। अगला प्रश्न क्रमांक 6 है, विद्या की देवी किसे कहा जाता है। तो उत्तर में लिखना है विद्या की देवी सरस्वती जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सरस्वती जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न क्रमांक 7 है, यानी नव नव के माध्यम से कवि का क्या आशय है। तो इसका उत्तर है नव नव के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि सभी प्राणी इस नए भारतवर्ष की रचना करें और उन्हें इस निर्माण में नए साधन प्राप्त हों। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, यहाँ से और ये यहाँ तक। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 8, वर दे कविता में बीड़ावादिनी किसे कहा गया है। तो आंसर में लिखेंगे वर दे कविता में बीड़ावादिनी माँ सरस्वती को कहा गया है। ये अपना इंग्लिश स्पाइन, इससे आप सभी सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। और आप तो जानते ही हैं हमारा नाम है संजय सर, यानी इंग्लिश स्पाइन के नाम से अपना चैनल है। इसे सभी सब्सक्राइब कर लें और बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक चला जाएगा। और आप बिल्कुल क्लियरली, यानी अशुद्ध नहीं लिखना है, बिल्कुल भी अच्छे से अपनी बुक भर पाएंगे। और अगर किसी को कोई डाउट रहता है या किसी सब्जेक्ट पर वीडियो बनाने के लिए तो इस नंबर पर कॉल करें और उस सब्जेक्ट पर वीडियो आपको बना दिया जाएगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये अपने लघुत्तरीय प्रश्न हैं। लघुत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न क्रमांक 9 है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। यानी आपको इनका भाव यानी इनका मीनिंग बताना है, इनका अर्थ बताना है। इनका अर्थ क्या होगा। काट अंध उरके बंधन स्तर वहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलश भेद तमहर, प्रकाश भर जगमग
जग कर दे। यानी इसका इन दोनों पंक्तियों का आपको अर्थ लिखना है, तो उत्तर में लिखना है आपको अर्थ हेडिंग करके, अज्ञानी पुरुषों का अज्ञान दूर करो। यानी इसका अर्थ क्या है कि अज्ञानी पुरुषों का अज्ञान दूर करो और ज्ञान का स्रोत बहाओ। इनमें क्या करना है, ज्ञान का स्रोत बहाना है। जितने भी पाप दोष और अज्ञानता है उन्हें दूर करें और ज्ञान के प्रकाश से संसार को जगमग कर दो। तो इसका आंसर लिख लेना आप। यहाँ तक ये आंसर है, आपको सही से दिख रहा होगा, बिल्कुल क्लियरली है अपना तो आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, यानी प्रश्न क्रमांक 10 है, नवजात शिशु के चरण कमल के समान है, यानी कमल के समान है। तो इसमें उत्तर में लिखना है उपमेय। उपमेय क्या हो जाएगा, नवजात शिशु के चरण, नवजात शिशु के चरण। उपमान हो जाएगा अपना कमल, उपमान क्या हो जाएगा अपना कमल। साधारण धर्म हो जाएगा अपना सुंदर, इसमें जो सुंदर शब्द है ये क्या हो जाएगा आपका साधारण धर्म हो जाएगा। और वाचक शब्द हो जाएगा इसमें समान। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कंप्लीट हो चुका है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यानी प्रश्न क्रमांक 11 देखते हैं। देखिए ये अपना प्रश्न क्रमांक 11 है, आकाश के 3 पर्यायवाची शब्द लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी आकाश को क्या बोलते हैं, आकाश के पर्यायवाची शब्द लिखने 3 और उनका यूज करना है सेंटेंस में, यानी वाक्य में प्रयोग करना है। तो नंबर 1 है अपना, उत्तर में लिखना है नंबर 1 गगन। गगन का प्रयोग करना है, आज के दिन गगन में बादल छाए हुए हैं, ये हो गए गगन का। नंबर 2 है आसमान, ये आसमान। सुबह सुबह टहलील करने के लिए लोग आसमान की ओर देखते हैं, 2 नंबर का हो गया आसमान। नंबर 3 पर है अंतरिक्ष। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में नए ग्रहों की खोज के लिए उपग्रहों का प्रयोग किया है। अगला प्रश्न, यानी उपमा अलंकार किसे कहते हैं, तो उत्तर में लिखना है उपमा शब्द का मतलब होता है तुलना। यानी उपमा शब्द का मतलब क्या होता है, तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरी व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। यानी उपमा अलंकार क्या होता है कि जब किसी एक व्यक्ति की तुलना या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, उपमा अलंकार होता है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 11 और 12 कंप्लीट हो गया है। ये अपना दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में है। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न क्रमांक 13 है, आप माँ सरस्वती से अपने राष्ट्र के लिए वरदान में क्या क्या मांगना चाहेंगे। यानी आप अपने राष्ट्र के लिए माँ सरस्वती से वरदान में क्या मांगना चाहेंगे। तो उत्तर में लिखना है आपको, हम माँ सरस्वती जी से अपने राष्ट्र के लिए वरदान मांगेंगे कि हे सरस्वती माँ, मेरे राष्ट्र में सुख समृद्धि हो, कोई किसी का गुलाम न बनाए, यानी कोई किसी को गुलाम न बनाए, देश के सारे बच्चे पढ़ लिख कर ज्ञानवान बने एवं देश की समृद्धि में अपना हाथ बटाएं, सबको बराबर की शिक्षा प्राप्त हो, देश में आतंकवाद, भ्रष्टाचार और कलह न हो, चारों ओर हरियाली दिखाई दे, सब लोग प्रसन्न एवं खुश हों, अकाल बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से मेरा देश सदैव दूर रहे। ये अपना प्रश्न क्रमांक 13 कंप्लीट हो गया। ये अपना इस पार्ट का लास्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 14। ये बर्दे कविता में कवि प्रकृति की किन किन वस्तुओं में नया रूप देखना चाह रहा है, विस्तार पूर्वक लिखिए। यानी जो कवि है वो इस कविता में कौन कौन सी चीज़ों में नया रूप देखना चाहता है, आपको विस्तार से लिखना है। तो आपको उत्तर में लिखना है, कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप देखना चाहता है क्योंकि हमारे देश में हर ओर एक नवीनता हो और नए सिरे से हमारे भारत का नव निर्माण करे। कवि कहते हैं कि नव विकास, नवीन तानलय और गीत हो, नया कंठ हो, नवीन बादलों के समान ध्वनि हो और इस नवीन आकाश में विचरण करने वाले नवीन पक्षियों के समूह को नए पंखों सहित नव स्वर प्रदान करे, जिससे प्रकृति के कण कण में
नवीनता आए और भारत की धरती का सौंदर्य अनुपम हो सके। जो ये अपना पार्ट 1 था, इसके 14 क्वेश्चन कंप्लीट यानी पूरे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। पार्ट 2 विषय हिंदी यानी पार्ट 2, इसका नाम है आत्मविश्वास। बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। आत्मविश्वास का संबंध किससे है? ए बुद्धि से, बी मन से, सी शरीर से, डी योग्यता से। तो आत्मविश्वास का संबंध मन से है, तो उत्तर में लिखेंगे बी मन से। प्रश्न क्रमांक 2 है, सामने वाले व्यक्ति की आदि शक्ति खींच लेने की विशेषता किसमें थी? ए सुग्रीव में, बी श्री राम में, सी वाली में या डी श्री कृष्ण में। तो यह विशेषता वाली में थी, तो उत्तर में लिखना है आपको सी वाली में। प्रश्न क्रमांक 3 है, लेखक के मित्र किसे देखकर डर गए थे? ए बाघ को, बी भेड़िए को, सी कुत्ते को या डी शेर को। तो आंसर में लिखेंगे सी यानी कुत्ते को। प्रश्न क्रमांक 4 है, आत्मश्रद्धा क्यों आवश्यक है? ए है स्वस्थ रहने के लिए, बी सफलता प्राप्त करने के लिए, सी प्रसन्नता के लिए, डी हंसने के लिए। तो इसका आंसर है बी सफलता प्राप्त करने के लिए। अति लघुत्तरीय प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 5 है, आदमी किसके कारण खंडित हो जाता है? तो इसका उत्तर लिखना है आपको आत्मविश्वास की सबसे बड़ी दुश्मन दुविधा। दुविधा के कारण ही इंसान खंडित हो जाता है। ये अपना प्रश्न क्रमांक 5 हो गया। प्रश्न क्रमांक 6 है, खंदक काइयो सामासिक पद में कौन सा समास है? तो उत्तर में लिखना है आपको द्वंद्व समास। अगला प्रश्न क्रमांक 7 है, मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने के या होने का क्या कारण है? उत्तर में लिखना है मनुष्य के अंदर उगा भय और शंका उसके आत्मविश्वासहीन होने का कारण है। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 8, ये अपना प्रश्न क्रमांक 8 है, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? उत्तर में लिखना है क्योंकि बाली को यह वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आता उसकी आदि शक्ति उसमें चली जाती है। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 9, ये अपना लघुत्तरीय प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 9 है, विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं? उत्तर में लिखना है जब विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्मविश्वासहीनता, कायरता और उसे अपने बिना तोले ही शक्तिशाली मान लेते हैं। अगला प्रश्न क्रमांक 10 देखिए। प्रश्न क्रमांक 10 है, सफलता की विषय की उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर में लिखना है आपको बहुत से मनुष्य यह सोच सोचकर कि हमें सफलता नहीं मिलेगी और देव हमारे विपरीत हैं, अपनी सफलता को हाथों से पीछे धकेल देते हैं। यदि हमारा मन निराशा और शंका से भरा है तो हमारा परिणाम भी विनाश होगा। अगला प्रश्न क्रमांक 11 है, आत्मविश्वास पाठ के लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। उत्तर में लिखना है हमें लेखक के मित्र के गुणों से यह सीखना चाहिए कि भय से घबरा के हमें अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 12, ये अपना प्रश्न क्रमांक 12 है, सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख चारित्रिक गुण क्या था? आत्मविश्वास पाठ के अनुसार कोई एक उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर में लिखना है आपको एक बार अंग्रेज शिक्षक ने सुभाष चंद्र बोस जी से परीक्षा के समय घूमते हुए पंखे को देखकर यह बोला कि क्या इस पंखे की पंखुड़ियां गिनी जा सकती हैं? तो सुभाष चंद्र बोस ने पंखा बंद किया और कहा अब गिन सकते हैं। इससे अंग्रेज शिक्षक प्रसन्न हो गए।
ये आपका प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर हो गया। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 13। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 13 है। आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर में लिखना है आपको, आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। यह चीज हमें राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी से सीखनी चाहिए। गांधी जी के जीवन में तमाम परेशानियां होने के बावजूद भी उन्होंने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया और अंग्रेजों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाई। अगला प्रश्न क्रमांक 14 देखिए। ये अपना प्रश्न क्रमांक 14 है। जो लोग हमेशा उतार की बात सोचते हैं वे उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। आत्मविश्वास के पाठ के आधार पर इन पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर में यहाँ से लिखना है आपको, जिन लोगों को अपने उद्देश्य प्राप्त करने का उत्साह नहीं होता वे लोग निराशा में डूबे रहते हैं और हमेशा दुख की बातें करते हैं। वे कभी सुख की बात सोचते ही नहीं, जिसके कारण उनके हृदय में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का उत्साह नहीं होता है। ये अपना जो लेसन 2 है यानी जो पार्ट 2 है वो कंप्लीट हो गया है। बहुविकल्पीय प्रश्न हैं यानी सही उत्तर छांटकर लिखिए। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, लेखक ने संजीवनी किसे कहा है? ए धन को, बी स्वास्थ्य को, सी संगीत को, डी विद्या को। तो इसमें आंसर होगा अपना संगीत को। अगला प्रश्न क्रमांक 2 है, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी अव्ययभाव समास, सी द्वंद्व समास, डी कर्मधारय समास। तो इसमें अपना आंसर होगा बी यानी अव्ययीभाव समास। अगला प्रश्न क्रमांक 3 है, भारत रत्न लता मंगेशकर को स्वर कोकिला क्यों कहा जाता है? क्योंकि वे ए अच्छी नृत्यांगना थी, बी सुरीली गायिका थी, सी दक्ष चित्रकार थी या डी प्रसिद्ध लेखिका थी। तो इसमें आंसर आएगा अपना वी सुरीली गायिका थी। अगला अपना प्रश्न क्रमांक 4 है, संगीत का सामाजिक महत्व कब बढ़ता है? ए धनियों से प्रभावित करने पर, बी अधिकारियों को प्रसन्न करने पर, सी जनसाधारण को प्रभावित करने पर या डी निर्णायकों को प्रश्न करने पर। इसमें अपना राइट आंसर है सी जनसाधारण को प्रभावित करने पर। ये अपना प्रश्न क्रमांक 5 है, मेहर को संगीत का तीर्थ क्यों कहते हैं? तो आपको उत्तर में लिखना है, मेहर को संगीत का तीर्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ प्रसिद्धि प्रख्यात सरोद वादक उस्ताद अलाउद्दीन खां का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न क्रमांक 6 है, लता जी की सफलता का मूल मंत्र क्या है? उत्तर में लिखना है, लता जी के गायन के प्रति इच्छा शक्ति उनकी सफलता का मूल मंत्र है। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 7 है, जिस समाज में कला का स्थान नहीं है वह कैसा है? उत्तर में लिखेंगे, जिस समाज में कला का स्थान नहीं है वह समाज प्राणहीन होता है। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 8। ये अपना प्रश्न क्रमांक 8 है, मध्य प्रदेश की संगीत अकादमी उस्ताद अलाउद्दीन खां के नाम से क्यों है? उत्तर में लिखेंगे, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, इसलिए मध्य प्रदेश संगीत अकादमी का नाम उस्ताद अलाउद्दीन खां के नाम पर रखा गया है। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 9। लघुत्तरीय प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 9 है, संगीत संजीवनी कैसे बनता है?
उत्तर में लिखेंगे आराधना, साधना और प्रार्थना को जोड़ने पर संगीत संजीवनी बनता है। प्रश्न क्रमांक 10 देखिए, ये अपना प्रश्न क्रमांक 10 है। लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहा जाता है? उत्तर में लिखना है क्योंकि लता जी ने हर धर्म और राग के गीतों को अपनी सुमधुर वाणी से गाया है, इसलिए लता जी को समूचे राष्ट्र की गायिका कहा जाता है। अगला प्रश्न क्रमांक 11 है। देश कब धन्य हो जाता है? उत्तर में लिखना है जिस देश में कुमार गंधर्व जैसा संगीतज्ञ पैदा हो जाता है वह देश धन्य हो जाता है। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 12, ये अपना प्रश्न क्रमांक 12 है। समाज प्राणहीन कब बंद हो जाता है? उत्तर में लिखना है जब कला को समाज में स्थान नहीं मिलता तो समाज प्राणहीन हो जाता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 13 है। संगीत की महिमा अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर में लिखना है संगीत की महिमा अनंत है। संगीत में मौजूद शास्त्रीयता से साधना को महत्व दिया जाता है। संगीत में विद्यमान मधुरता से हमें आत्मिक शांति मिलती है तथा जीवन को जीने की उमंग व उत्साह भी उत्पन्न होता है। गीतों को संगीत में अलकर मनुष्य के पैर अपने आप ही थिरक उठते हैं। ये अपना प्रश्न क्रमांक 14 है। मध्य प्रदेश से जुड़े किसी एक संगीतकार के बारे में कम से कम 10 पंक्तियाँ लिखिए। उत्तर में लिखेंगे मध्य प्रदेश के निवासी तानसेन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे। उन्हें सम्राट अकबर के नवरत्नों में भी गिना जाता है। संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर के लिए कहावत प्रसिद्ध है कि यहाँ के बच्चे रोते हैं तो सुर में और पत्थर लुढ़कते हैं तो ताल में। इस नगरी ने कई संगीतज्ञ दिए जिनमें तानसेन संगीतज्ञ प्रमुख हैं। ये अपना पाठ कंप्लीट हो चुका है। एटग्रेड अभ्यास पुस्तिका की हिंदी विषय की पाठ 4 अपराजिता को भरने जा रहे हैं। इसे देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इनमें सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों में यानी सही उत्तर छांट कर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1 है। इस पाठ में अपराजिता किसे कहा गया है? ए. डॉक्टर चंद्रा को, बी. श्रीमती सुब्रमण्यम को, सी. लेखिका शिवानी को या डी. डॉक्टर मैरी वर्गीस को। उत्तर होगा अपना ए. डॉक्टर चंद्रा को। प्रश्न क्रमांक 2 है। अपराजिता पाठ किस विधा में है? ए. निबंध, बी. संस्मरण, सी. एकांकी या डी. कहानी। तो अपना राइट आंसर है बी. संस्मरण। प्रश्न क्रमांक 3 है। डॉक्टर चंद्रा की सफलता में सबसे बड़ा योगदान किसका था? ए. लेखिका का या बी. श्रीमती टी सुब्रमण्यम का, सी. डॉक्टर मैरी वर्गीस का या डी. प्रोफेसर सेठना का। तो अपना सही आंसर होगा बी. श्री टी सुब्रमण्यम का। अगला अपना प्रश्न क्रमांक 4 है। डॉक्टर चंद्रा की इच्छा क्या बनने की थी? ए. चिकित्सक, बी. वैज्ञानिक, सी. दार्शनिक, सी. डी. गायक। तो आंसर होगा अपना ए. चिकित्सक। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में यह अपना प्रश्न क्रमांक 5 है। अपराजिता पाठ की लेखिका ने अपनी पंक्तियों से किसे प्रेरणा लेने को कहा है? उत्तर में लिखना है लेखिका अपनी पंक्तियों के माध्यम से उन व्यक्तियों को प्रेरणा देना चाहती है जिनकी भुजा कटने पर उनका साहस थम गया है। अगला प्रश्न क्रमांक 6 है। डॉक्टर चंद्रा के व्यक्तित्व को एक शब्द या एक वाक्य में व्यक्त कीजिए। उत्तर में लिखना है अपराजिता, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी। प्रश्न क्रमांक 7 है।
रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखिए। उत्तर में लिखना है, रचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। ये अपना प्रश्न क्रमांक 8 है। डॉक्टर चंद्रा की मां शारदा सुब्रमण्यम के किस गुण से आप प्रभावित हैं? उत्तर में लिखना है, उन्होंने अपने सुख को त्याग कर अपनी पुत्री के सपनों को सच में बदला। यह गुण मुझे प्रभावित करता है। लघुत्तरीय प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 9 है, अपराजिता पाठ की लेखिका ने लड़की को देवांगना क्यों कहा है? उत्तर में लिखना है, क्योंकि विकलांग होने के बावजूद भी उनमें धैर्य और साहस था, इसलिए उन्हें देवांगना कहा गया है। ये अपना प्रश्न क्रमांक 10 है, साहसी जननी किसे कहा गया है और क्यों? उत्तर में लिखना है, साहसी जननी डॉक्टर चंद्रा की माता सुब्रमण्यम को कहा गया है, क्योंकि 25 वर्ष तक उन्होंने कठिन साधना की थी। अगला प्रश्न क्रमांक 11, चिकित्सा ने जो खोया या विज्ञान ने पाया। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर में लिखना है, डॉक्टर चंद्रा का सपना था एक डॉक्टर बनना था, परंतु विकलांगता के कारण डॉक्टर नहीं बन पाई, परंतु विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान दिया। यह अपना प्रश्न क्रमांक 12 है, डॉक्टर चंद्रा की क्या क्या उपलब्धियां थीं? उत्तर में लिखना है, डॉक्टर चंद्रा ने परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करके स्वर्ण पदक जीता। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति जी द्वारा स्वर्ण कार्ड भी प्रदान किया गया। दीर्घोत्तरीय प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 13 है, डॉक्टर चंद्रा की मां श्रीमती सुब्रमण्यम कैसी मां थी? उनके व्यक्तित्व के बारे में अपने शब्दों में विस्तार से लिखिए। तो उत्तर में लिखना है, डॉक्टर चंद्रा की मां डॉक्टर चंद्रा जैसी साहसी महिला थी, जिन्होंने डॉक्टर चंद्रा का साथ उनके बुरे समय से अपने लक्ष्य प्राप्त करने तक दिया। उन्होंने अपने सभी सुखों को त्याग कर अपनी पुत्री के सपनों को पूरा किया। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 14, डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से किस प्रकार भिन्न थी? उत्तर में लिखना है, अपंग होने के बावजूद भी डॉक्टर चंद्रा सामान्य जनों से भिन्न थी, क्योंकि उनमें आत्मविश्वास कूट कर भरा था और वे अपने सभी काम स्वयं ही किया करती थी। ये अपना पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्पाइन में। आज हम देखिए कक्षा 8 की एटीग्रेट अभ्यास पुस्तिका में पाठ 5 श्री मुक्तानंद जी से मिलिए, इसे भरने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके किताब भरना स्टार्ट करें। तो अपना क्वेश्चन है बहुविकल्पीय यानी सही उत्तर छांट कर लिखिए। तो इसका प्रश्न क्रमांक 1 है, श्री मुक्तानंद जी से मिलिए। पाठ किस विधा का है? ए संस्मरण, बी कहानी, सी व्यंग्य या डी रिपोर्टाज। तो इसमें अपना राइट आंसर होगा सी यानी व्यंग्य। अगला प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, अजायब घर का समानार्थी क्या है? ए भोजनालय, बी ग्रंथालय, सी संग्रहालय या डी विद्यालय। तो इसमें अपना राइट आंसर होगा सी यानी संग्रहालय। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 9, मुक्तानंद जी का चंदन घिस मेरे नंदन कहावत किस पाठ में किस पर खरी उतरती है? ए लेखक पर, बी मुक्तानंद जी पर,
सी मैनेजर पर या डी डॉक्टर पर। तो राइट आंसर होगा अपना बी यानी मुक्तानंद जी पर। आगे प्रश्न क्रमांक 4 है, मुफ्त की चीज़ों का मजा लेने के लिए क्या होना पड़ता है? ए संकोची, बी डरपोक, सी बहादुर या डी निसंकोची। तो अपना राइट आंसर होगा डी यानी निसंकोची। आगे देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 5 है, मुक्तानंद जी अपनी कार्य सिद्धि के लिए किन नीतियों का प्रयोग करते हैं? उत्तर में लिखेंगे साम दाम दंड भेद नीतियों का प्रयोग करते हैं। आगे अपना प्रश्न क्रमांक 6 है, यह लोक किसे कहते हैं? उत्तर में लिखेंगे यह लोक संसार या जगत को कहते हैं। आगे प्रश्न क्रमांक 7 है अपना, मुक्तानंद जी का पान खाने का शौक किससे पूरा होता है? उत्तर में लिखेंगे पान का भी शौक जान पहचान वालों की जेब से होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 8 है, मुक्तानंद जी स्कूलों के प्रिंसिपलों और मैनेजरों के घरों पर धरना क्यों देते हैं? उत्तर में लिखेंगे वह फीस माफ कराने के चक्कर में स्कूलों के प्रिंसिपलों और मैनेजर के घरों पर धरना देते हैं। आगे देखिए लघुत्तरीय प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 9 है, माले मुफ्त दिले बेरहम कहावत के यानी पाठ के अनुसार 3 उदाहरण दीजिए। उत्तर में लिखेंगे चाहे बीमार ही क्यों न हो और चाहे बाद में कुछ भी क्यों न भुगतना पड़े। ये डबल लिखा है, एक बार ही लिख लेना इसे। क्या मजाल की, ये क्या है ऐसे लिखेगा, सॉरी गलत टाइप हो गया ये। क्या मजाल की कहीं दावत का झूठा भी नियंत्रण मिल जाए। अगला प्रश्न क्रमांक 9, मुक्तानंद जी के समाचार पत्र पढ़ने के बारे में क्या विचार है? उत्तर में लिखेंगे उनका कथन है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने ज्ञान वृद्धि के लिए अधिक से अधिक समाचार पत्र पढ़ने चाहिए। आगे अपना प्रश्न क्रमांक 11 है, मुक्तानंद जी से मांगकर लाई गई पुस्तकों को अलमारी में बंद करके क्यों रखते हैं? उत्तर में लिखेंगे मुक्तानंद जी पुस्तक पूरा वायदा करके लाए थे, इस प्रकार अनेक पुस्तकें अलमारी में बंद रखते हैं। क्या मजाल की आपकी दृष्टि भी उन पर पड़ जाए। अगला प्रश्न क्रमांक 12 है अपना, मुफ्त की दवाइयों के बारे में मुक्तानंद जी क्या सोचते हैं? उत्तर में लिखेंगे मुफ्त की चीज़ कभी नुकसान नहीं करती है। आगे देखिए आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है अपना प्रश्न क्रमांक 13, मुक्तानंद जी डॉक्टर और वैद्यों को किस प्रकार खुश रखते हैं? इसके राइट आंसर में लिखेंगे उनकी डॉक्टर वैद्य हकीम सभी से दोस्ती है और आखिर में सलामत रहे। सरकारी अस्पताल की डॉक्टर को अपनी खुशमद पसंद है तो उसकी खुशामद वैद्य पीसी कीर्तन शौकीन हैं तो उनके यहाँ कीर्तन यह है कि किसी न किसी प्रकार पहले उनसे मित्रता और फिर उनसे मुफ्त में दवाई। आगे अपना प्रश्न क्रमांक 14 है, पाठ के लेखक को मुक्तानंद जी के साथ थिएटर देखने की घटना को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर में लिखेंगे मुक्तानंद जी को सिनेमा देखने का भी शौक है, फ्री पास प्राप्त करने में वह अत्यंत कुशल हैं। एक दिन मुझ पर कृपा दृष्टि हुई नहीं से एक थिएटर के पास ले आए थे। थिएटर नवरात्रि 1 बजे समाप्त हुआ। मैंने बीच में कई बार उनसे घर वापस चलने को कहा लेकिन बराबर यही दोहराते रहे, मुफ्त में
क्या बुरा है। उनका विचार है कि मुफ्त देखने को मिले 12 तो रात भर नींद एक ही थिएटर के लिए बलिदान की जा सकती है। ये अपना पार्ट 5 कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दें, क्योंकि सभी लोग अच्छे से किताब पढ़ पाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद।